बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं। एक वो अमित शाह जो सीना ठोक कर कहते थे ये बिल गिरा दो लो और वोटिंग से स्ट्रोक टेंस करनी है तो भी हम डरते नहीं है, इसी बिल में कर लीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी। जब हम एनआरसी लेकर आएंगे, एक भी घुसपैठिया इस देश के अंदर बच नहीं जाएगा। एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीए को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। गुजरात की उनकी राजनीति से लेकर और केंद्र की राजनीति तक जो उनका 20-25 साल का जो पूरा राजनीतिक करियर रहा है वो डराने के इर्द गिर्द रहा है। और ऐसे में अमित शाह जब कहते हैं, मजबूर से नजर आते हैं जब वो कहते हैं कि मैं अंदर जाकर भी क्या कर लूंगा। सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। बदले बदले से ये सरकार नजर आ रहे हैं। 56 इंच के छोटे बंदर कब आएंगे सदन के अंदर, ये बात नरेंद्र मोदी जी के लिए कही जा रही है। ऑपोजिशन ये बात कह रहा है नरेंद्र मोदी जी के और ऑपोजिशन को देखिए आप, राहुल गांधी की जो कांग्रेस पार्टी है वो 56 इंच का छोटा बंदर कह के सॉफ्ट टॉयज को लेकर आ रही है पार्लियामेंट में। ये हालत हो गई है। विपक्ष के लोग, बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता जो वाकई डरा करते थे इस सरकार से, उसमें कुछ सरकार के साथ थे और कुछ विपक्ष में भी थे। चित्तियार लोग समझ गए कि सरकार से डरने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत कमजोर सरकार है जो अपनी ही जनता को डराती हो, जो अपनी ही जनता को धौंस दिखाती हो, जो अपनी ही जनता को परेशान करती हो। वो सरकार मजबूत कैसे हो सकती है? राहुल गांधी ने कहा हमें इस बात का जवाब चाहिए कि आखिर छात्रों पर गोलियां किसने बरसाई, किसने डंडे लठ बरसाए उनके ऊपर। ये आदेश अगर अमित शाह ने दिया है तो अमित शाह इस्तीफा दें। बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं। जी हाँ, आपने 2 तस्वीरें देखी हैं, 2 बयान सुने हैं अमित शाह के। एक वो अमित शाह जो सीना ठोक कर कहते थे कि हम कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा देंगे, CAA लगा देंगे, UAPA को बदल देंगे। यानी हर तरह से एक ऐसा व्यक्ति जिससे लोग ठर्राया करते थे, एक व्यक्ति जिसकी इमेज इस तरह की है, गुजरात की उनकी राजनीति से लेकर और केंद्र की राजनीति तक जो उनका 20-25 साल का जो पूरा राजनीतिक करियर रहा है वो डराने के इर्द गिर्द रहा है। और ऐसे में अमित शाह जब कहते हैं, मजबूर से नजर आते हैं जब वो कहते हैं कि मैं अंदर जाकर भी क्या कर लूँगा। यानी अंदर जाके, यानी लोग, यानी ऑपोजिशन के लोग उनको डिस्कशन नहीं करने दे रहे हैं। तो कितने बदले बदले से ये सरकार नजर आ रहे हैं। जंतर मंतर के आंदोलन ने इस देश की राजनीति को ऐसा लगता है कि इस तरह से बदल दिया है कि आप यकीन जानिए, देश में 2 तरह की राजनीति है, एक जंतर मंतर से पहले की, एक जंतर मंतर के बाद की। और ये बात मैं शाहीन बाग के आंदोलन के लिए नहीं कहूँगी, ये बात मैं किसान आंदोलन के लिए भी नहीं कहूँगी, ये बात मैं पहलवान के आंदोलन के लिए भी नहीं कहूँगी, ये बात नौजवान के आंदोलन की है। यानी वो तथाकथित रूप से मुख्य धारा का भारतीय, वो मेन स्ट्रीम इंडियन, वो जो मध्य वर्ग का भारतीय है, जो सीधे तौर पर जिसके माँ बाप, उसके दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताया, फूफा फूफी सारे बीजेपी के वोटर हैं। जब वो बच्चे सड़कों पर निकले तो ऐसा लगता है कि पूरे तरीके से सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है। आप देखिए, पूरा सत्र गुजर चुका, FCRA से लेकर, डिलिमिटेशन से लेकर, 1 नेशन 1 इलेक्शन से लेकर तमाम तरह के जो कानून पास कराना चाहती थी ये सरकार, वो सब पर बिल्कुल धराशायी नज़र आ रही है। एक तरफ अमेरिका का प्रेशर है जिसमें आपने देखा कि UPI पर किस तरह से अब टैक्स लगाने की तैयारी हो रही है, फीस लगा दी जाएगी, वो कानून पास कर दिया गया है और कहा जा रहा है कंज्यूमर को नहीं दिया जाएगा। FCRA कानून पास कराने के लिए पूरे तरीके से तैयार था। लेफ्ट और कांग्रेस लगातार कह रहे थे कि भाई आप इंसाफ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब अमेरिका से संदेश आया कि अब भारत अमेरिका रिश्तों के लिए खतरनाक होगा या ये एंटी क्रिश्चियन होगा, तो पूरे तरीके से उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया गया। तो आप यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज समझने की कोशिश कीजिए। अमित शाह जब कह रहे हैं कि कोई अंदर जाकर क्या करेगा, अंदर जाने का मतलब ही क्या बचा। उसके बाद ये ही वो अमित शाह हैं जो खत लिख रहे हैं स्पीकर को
और कह रहे हैं कि वो डिस्कशन के लिए तैयार हैं। जंतर मंतर पर जो छात्रों के साथ ज्यादती हुई, लगातार राहुल गांधी, आप सोचिए 20 जुलाई की ये घटना है और संसद का जो मानसून सत्र था उसका सत्र का ख़त्म हो चुका है उसकी पूरी अवधि, और 13 अगस्त 20 जुलाई से 13 अगस्त तक सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा रहा, डटा रहा, अड़ा रहा, वो है राहुल गांधी। दो बातें कही राहुल गांधी ने कहा हमें इस बात का जवाब चाहिए कि आखिर छात्रों पर गोलियां किसने बरसाई, किसने पैलेट गन्स बरसाए, किसने AK-47 बरसाई, किसने पैलेट गन्स बरसाई, किसने डंडे लठ बरसाए उनके ऊपर। ये आदेश अगर अमित शाह ने दिया है तो अमित शाह इस्तीफ़ा दें। अगर ये आदेश अमित शाह ने नहीं दिया है और इसके बावजूद भी ऐसा हुआ है तो वो इनकॉम्पिटेंट हैं और अमित शाह को फिर भी इस्तीफा देना चाहिए। लगातार कभी कभी मुझे लग रहा था कितना बोरिंग है, राहुल गांधी बार बार एक बात को, उसी बात को बार बार कह रहे हैं। लेकिन मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में जो रिपीटिशन होता है उसकी एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है। वो मनुष्य के मस्तिष्क में जब एक बात को आप बार बार कहते हैं, दोहराते रहते हैं, तो वो एक घर कर लेता है। मुझे लगता है राहुल गांधी की इन बातों ने एक आम जनमानस के मन में घर कर लिया। अमित शाह कितने मजबूर से नजर आ रहे हैं, आप देखिए, कह रहे हैं, खत लिख रहे हैं जो लोकसभा स्पीकर, और खत लिखने के बाद भी उस दोपहर भी वो वहां नहीं पहुंचे। वो कह रहे हैं मैं तो रोज पार्लियामेंट आ रहा हूं, पार्लियामेंट आ रहे हैं लेकिन सदन में नहीं आ रहे हैं, भाषण नहीं दे रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। तो आप बताइए क्या करें अगर आप पार्लियामेंट में आ रहे हैं? अगर पार्लियामेंट में आके आप कैंटीन में आके खाना खा के चले जाते हैं तो क्या करें हम इस बात का? मैं आप चाहती हूँ कि इस बयान को आप तफसील से सुनिए और इस बयान के एक एक बिंदु को आप समझिए। जब अमित शाह ये कहते हैं कि मुझे लापता कहा गया, मुझे भगोड़ा कहा गया, मुझे कहा गया कि मैं मिल नहीं रहा हूँ, मैं गुमशुदा हूँ, कितने मजबूर एक ऐसा व्यक्ति जो ये कहता था, क्रोनोलॉजी समझिए कि पहले NRC आएगा, फिर CA आएगा, फिर क्या कुछ हो जाएगा, और पूरे तरीके से किस तरह से नौजवानों को UAPA में फंसाकर उनको जेल में भरा गया, किस तरह से कश्मीर को पूरे तरीके से एक बड़ी सी जेल में तब्दील कर कर तमाम उनकी आज़ादी और तमाम अधिकारों को सत्ता के बूट के नीचे दबाकर और आर्टिकल 370 हटा के कहा गया पहले से ज़्यादा कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा बन गया है। वो व्यक्ति जो सीना ठोक के कहता था कि हम जान दे देंगे, वो व्यक्ति कितना मजबूर नज़र आ रहा है कि देखिए मुझे ये कहा जा रहा है। सुन लेते हैं। सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूँ, मेरी चैम्बर में बैठा हूँ। चूँकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा? जहाँ तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। जी हाँ, 56 इंच के छोटे बंदर कब आएंगे सदन के अंदर, ये बात नरेंद्र मोदी जी के लिए कही जा रही है। ऑपोजिशन ये बात कह रहा है नरेंद्र मोदी जी के लिए। कितनी हैरान कर देने वाली बात है कि जिनको महापुरुष बताया गया, जिनको नॉन बायोलॉजिकल बताया गया, एक ऐसा व्यक्ति जो 700 साल में, 1200 साल में भारत की धरती पर चुना नहीं गया, अवतरित हुआ है। मुझे याद आ रही है नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें, देखिए आप, अयोध्या की, जब वो मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे, जब पूजा के जजमान बने हुए थे। पूरे तरीके से लग रहा था कि ये कोई सेक्युलर, लिबरल, संवैधानिक राष्ट्र नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र बन चुका है, ये कोई लोकतांत्रिक देश भी नहीं है, यहाँ आप चुनाव भी नहीं होते। ये व्यक्ति, ये हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों का राजा है, एक हिंदू राजा है।
बिल्कुल उस तरह की एक इमेजरी नरेंद्र मोदी की तैयार की गई थी। उन्होंने खुद कहा था 2 बातें खासकर, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पहली बात तो उन्होंने खुद कहा कि मेरा 56 इंच का सीना है। दूसरी बड़ी बात ये भी कही गई कि कैसे वो हिंदू नेशनलिस्ट हैं। उन्होंने एक मैगज़ीन को, फॉरेन मैगज़ीन को बाकायदा इंटरव्यू देकर ये बात कही थी कि उन्होंने कहा कि वो हिंदू नेशनलिस्ट हैं। और अब जिस तरह से उनकी इमेज हो रही है, हज़ारों करोड़ की देखिए इंडस्ट्री, और बिना कोई पैसा लगाए हुए 56 इंच के सीने से 56 इंच के बंदर तक तब्दील कर दिया गया है। छोटे मोटे बच्चे नहीं हैं जो चिल्ला रहे हैं सिर्फ जंतर मंतर से, जिनको आप लठ बरसाकर, उनको जेल में डालकर, उन्हें ज़ख्मी करके उन्हें आप खामोश करा देंगे। ये वो लोग हैं जो इस देश का पॉलिटिकल ऑपोजिशन है, राजनीतिक विपक्ष है। संसद के भीतर सॉफ्ट टॉयज को ले जाकर, बंदर ले जाकर, यानी संसद के भीतर बंदर ले जाकर ऑपोजिशन ने जो ये काम किया है, पूरे तरीके से नरेंद्र मोदी के आभा मंडल को चकनाचूर कर दिया है। ये देश के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है, इसको दर्ज करना बेहद ज़रूरी है। अब ये इतिहास हमें किस भविष्य की तरफ ले जा रहा है, ये भी समझना ज़रूरी है कि यहाँ से जो पूरी जो गुजरात लॉबी है, जो 12 साल से देश की सत्ता पर काबिज़ है, क्या उसके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं? यही महत्वपूर्ण सवाल इस कार्यक्रम में मैं पूछ रही हूँ। पहले थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा अमित शाह का जो उनका बिहेवियर था उसको ज़रा डायसेक्ट कीजिए कि वो जो बिहेवियर है वो किस तरह से नज़र आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि पिछले 12 साल को अगर एक कालखंड माना जाए तो उसमें अब का जो बिहेवियर है, ख़ासकर उनका बाहर आके बाइट देना, पीटीआई एएनआई को बुलाकर और सदन के भीतर ना जाना, क्या आपको लगता है कि ये सरकार पहले तो अपना मैंडेट ही खो चुकी थी, माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, लेकिन अब ये जो राष्ट्रीय विमर्श पे जो इसका कब्जा था, एंकर्स के ज़रिए, पीआर कंपनियों के ज़रिए, आरएसएस के फुट सोल्जर्स के ज़रिए, आपको लगता है कि अमित शाह को डर लग रहा था कि जो भी बयान देंगे उससे फंसेंगे? और ऑपोजिशन को देखिए आप, राहुल गांधी की जो कांग्रेस पार्टी है वो छोटा इंच का, 56 इंच का छोटा बंदर कह के सॉफ्ट टॉयज को लेकर आ रही है पार्लियामेंट में। ये हालत हो गई है। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कोई भी सरकार जो है अपने तेवर, अपने नेताओं के भाषण, उग्रता उनके और लोगों को सप्रेस करना, लोगों को परेशान करने की अपनी क्षमता और ताकत से कोई सरकार मजबूत नहीं कही जाती है। लोग पहले इस सरकार से डरा करते थे क्योंकि न जाने किसको क्या कर देगी ये सरकार, किसको जेल में बंद कर देगी, किसको ईडी के हवाले कर देगी, किसको सीबीआई से परेशान कर देगी। अब लोगों ने डरना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि ये लड़के जो थे, लड़के लड़कियां, नौजवान, जेएनजी जो कहलाते हैं, 97 से 2012 के बीच के, और उनके इर्द गिर्द जो उम्र वाले लोग हैं, उन्होंने जो किया हाल के दिनों में और 30 जुलाई को जो दमन झेला, उसके बाद मैं समझता हूं कि देश में एक चमत्कार हो गया। विपक्ष के लोग, बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता जो वाकई डरा करते थे इस सरकार से, उसमें कुछ सरकार के साथ थे और कुछ विपक्ष में भी थे। राहुल गांधी लगातार प्रयास कर रहे थे कि लोग डरना बंद कर दें, इसीलिए वो हाउस में कई बार कहते थे अभय मुद्रा, अभय मुद्रा। तो लोग समझ नहीं पाते थे ये कह क्या रहे हैं, क्योंकि वो धार्मिक मिथकों का इस्तेमाल करते थे। जो भी उनके सलाहकार थे, उनको वो मिथक जो बता रहे थे वो मुझे लगता है सही मिथक नहीं थे। लाइन सही थी लेकिन यूज जो कर रहे थे, सिंबल, वो सही नहीं थे। लेकिन उनकी अभय मुद्रा की पूरी थीसिस को युवाओं ने जून जुलाई के महीने में बिल्कुल साफ साफ पूरी जनता के सामने बहुत बेहतर ढंग से कम्युनिकेट किया, संप्रेषित किया, और लोग समझ गए कि सरकार से डरने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत कमजोर सरकार है। जो अपनी ही जनता को डराती हो, जो अपनी ही जनता को धौंस दिखाती हो, जो अपनी ही जनता को परेशान करती हो, वो सरकार मजबूत कैसे हो सकती है? और मैं समझता हूँ कि ये जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट है, उसकी सबसे बड़ी जो ताकत है, जो इतिहास में दर्ज करने लायक है, कि मध्य वर्ग के लोग और अपर मिडिल क्लास के लोग, पॉलिटिकल हों, नॉन पॉलिटिकल हों, मीडिया में हों, प्रोफेशन में हों, सिविल सर्विसेज में हों या रिटायर्ड हों, सब ने काफ़ी हद तक डरना कम किया है। किसी ने बिल्कुल डरना बंद कर दिया है, किसी ने डरना कम कर दिया है। तो ये इन छात्रों, युवाओं की सबसे बड़ी ताकत थी जो इस हाल के दिनों में दिखाई दी। और मैं समझता हूँ, इसीलिए बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई ताकत सरकार की जो होती है नेताओं की धौंस से नहीं तय होती है। ताकत तय होती है जनता आपको कितना मोहब्बत कर रही है और आप जनता को कितना क्या दे रहे हो। तो जो शासन खुशहाल न कर सके लोगों को, अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में अभी हाल में कावड़ यात्रा निकली, गरीब घर के बच्चे तरह तरह की वेशभूषा में, अब इन उदंड हरकत करते हुए जा रहे हैं,
आ रहे हैं, क्या किसी मुल्क के किसी हलके की ये ताकत दिखाई देती है इसमें? या इसमें न्यूसेंस दिखाई देता है, एक मूल्यहीनता दिखाई देती है, एक अराजकता दिखाई देती है, अशिक्षा, अज्ञान दिखाई देता है। तो ऐसी अशिक्षा, ऐसे अज्ञान को बढ़ावा देने वाली सरकारें ताकतवर सरकारें कही जा सकती हैं। ये मैं समझता हूँ कि देश को खोखला, स्खलित करने वाली सरकारें कहलाती हैं ऐसी सरकारें। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी सरकार को कभी भी किसी हालत में मजबूत सरकार कहा जा सकता है। ये सरकारें जनता को कमजोर बनाने वाली सरकार हैं, देश को कमजोर बनाने वाली सरकार हैं। कहाँ ताकत है आप बताइए। अभी इन्होंने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन जो एक्ट लाया, उसको लेकर जब देश के लोग नाराज थे, जब माइनॉरिटी कम्युनिटी के कह रहे थे लोग कि नहीं होना चाहिए, जब लेफ्ट के कह रहे थे, जब कांग्रेस के लोग कह रहे, टीएमसी कह रहे, डीएमके कह रहे थे, नहीं मान रहे थे। लेकिन अमेरिकन जब रूलर्स हैं, जो खासकर रिपब्लिकन जो एमपी ने जब उठाया, मूर ने ये सवाल, और पूरे डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जब सिग्नल आने लगे इंडिया को, तो उस बिल को वापस ले लिया। वापस तो नहीं किया खैर, लेकिन इसको पास नहीं कराया, उसको भेज दिया है जेपीसी में। तो मेरा ये कहना है कि आप कितने डरे हुए हैं कि अपने देश के लोगों की बात नहीं मानते, और दूसरे देश के ताकतवर लोग जब कहने लगते हैं जिनसे आपको सचमुच डर है, तो आप उस बिल को सस्पेंड कर लेते हैं फिलहाल कि चलो जेपीसी में भेज दो। सरकार को आप पिछले 12 साल से देख रहे हैं, और सरकारों को मैं कहूंगी पिछले 30-40 साल से देख रहे हैं। इतनी कमजोर, इतनी माजूर नजर नहीं आती है सरकार जो 56 इंच के सीने की सरकार थी। अमित शाह सीना ठोक ठोक के कहा करते थे कि देखिए हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, हम अपने फैसले वापस नहीं लेते। आज अमित शाह सदन में जाने को तैयार नहीं है और कह रहे हैं कि अंदर जाके मैं क्या करूंगा, मैं वहां तो बहस करने को तैयार नहीं है। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं, ये पूरी जो हमें एक तरह से भावभंगिमा नजर आ रही है? देखिए, अब तो सदन में जा नहीं सकते क्योंकि आज हमारा सत्र जो है अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। आज आखिरी दिन था, आज वो जा सकते थे, बयान दे सकते थे, लेकिन उन्होंने परहेज किया इससे। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार नेताओं के भाषण से कोई ताकतवर नहीं होती है, कि वो कौन सी भाषा में बोल रहे हैं, उनका लहजा क्या है, उनके तेवर क्या हैं। दुनिया में कहीं भी कोई लोकतांत्रिक सरकार जनता की शक्ति और उसके समर्थन से ताकतवर होती है, कि वो जनता के एस्पिरेशंस को, जनता की इच्छाओं को, आकांक्षाओं को, आशाओं को कोई सरकार कैसे एग्जीक्यूट कर रही है, उनको कैसे सेटिस्फाई कर रही है, उनके एजेंडे को कैसे अपना एजेंडा बनाकर आगे बढ़ रही है। इसलिए दुनिया में कोई भी ताकतवर सरकार जो कहलाती है, आप यूरोप से ले लीजिए और इंडिया तक देख लीजिए, वही होगी जिसको जनता का व्यापक समर्थन हो। और जनता का व्यापक समर्थन केवल चुनाव में नहीं होता है, बल्कि जब आप गवर्नेंस में होते हैं तब भी दिखाई देता है कि आप वाकई कैसी सरकार चला रहे हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो वैसे तो कमज़ोर प्रधानमंत्री कहलाएंगे क्योंकि उनको बहुमत नहीं था, लेकिन उनको काफ़ी समर्थन मिला बहुत सारे इश्यूज़ पर, ऐसा भी देखा गया। बहुत सारे ताकतवर प्रधानमंत्री थे जो धराशायी कर दिए गए चुनाव में। भाई आप देखिए 1971 के चुनाव में मिसेस गांधी को कितना प्रचंड बहुमत मिला था, लेकिन जनता ने उनको फिर परास्त भी किया। फिर वो दोबारा वापस आई, और बहुत कमज़ोर सरकारें कई बार थीं और उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया, जनता का उनको समर्थन मिला। मैं उदाहरण आपको दे सकता हूं कि केरल की ईएमएस नंबूदिरी-पाद सरकार, वो लगातार परेशानियों से जूझ रही थी, केंद्र उसको लगातार डिस्टेबलाइज कर रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था, लेकिन कमाल की सरकार थी जिसको इतना ज़बरदस्त समर्थन था कि उन्होंने जो चाहा वो किया और जनता का उसको भरपूर समर्थन मिलता गया। लैंड रिफॉर्म्स दूसरी बार आने के बाद भी एग्जीक्यूट किया, एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी किया। ठीक उसी तरह से मैं मानता हूँ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सरकार को खूब डिस्टेबलाइज करने का प्रयास किया गया। राजा की तरफ से जो अपदस्थ तो नहीं थे, लेकिन ये कि वो सत्ता के केंद्र से हट गए थे, वो भी परेशान किया करते थे। केंद्र की सरकार भी परेशान कर रही थी, लेकिन लैंड रिफॉर्म्स लागू किया उस आदमी ने, एजुकेशनल रिफॉर्म्स लागू किया, तो वो ताकतवर सरकार है। और जब उनका अंतिम समय आया, जब वो दिवंगत हुए, तो बताते हैं कि इतिहास में भारत के सबसे बड़ा जो जनाजा निकला अपने देश में वो शेख अब्दुल्ला का था, और पूरी झेलम उनके लाल झंडे से पट गई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा भी बाई चांस लाल होता है। तो लोग कहते हैं कि झेलम में पानी नहीं, केवल लाल लाल रंग दिखाई दे रहा था, जैसे लगता है कि झेलम में फूल उग गए हैं लाल लाल। तो ऐसा होता है। आप उसी तरह से देवराज अरस की सरकार को देख लीजिए।
जी, देवराजर्स की सरकार को भी उमेश जी काफी पहले परेशान थोड़ा-सा किया गया। जी हाँ, और इसके अलावा उमेश जी ये भी तो ये आप ये ध्यान रखिए कि जो यूपीआई के ऊपर जो चार्ज लगाया जा रहा है, जो ₹2000 से ज़्यादा, वो भी अमेरिकन दबाव के तहत ही हो रहा है। और तीसरी बात तो ये 2 बातें अमेरिकन दबाव के तहत हो गई, और दूसरा देखिए जो वन नेशन वन इलेक्शन, डीलिमिटेशन, ये तमाम चीज़ें सरकार पास नहीं करा पा रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये पूरे तरीके से इतनी कमज़ोर सरकार नज़र आ रही है। क्या आपको लगता है कि ये पूरा विमर्श सिर्फ पार्लियामेंट के इस सत्र तक सीमित रहेगा, या आप बेहतरीन तरीके से उत्तर प्रदेश को समझते हैं, पंजाब भी आप जाते रहते हैं, बाद और भी कई राज्यों में चुनाव होने हैं, क्या आपको लगता है कि ये अब बुरे दिन इस सरकार के शुरू हो गए हैं, जिसने झूठा वादा किया था लोगों से अच्छे दिन लाने का, 12 साल से ज़्यादा गुजर गए, क्या आपको लगता है कि जंतर मंतर पर ये ताबीर लिखी जा चुकी है कि अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह और एनडीए सरकार के बुरे दिन शुरू हो गए हैं? देखिए, मैं बुरे अच्छे दिन की बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपनी भाषा में ये कहूँगा कि अगर अपोज़िशन के जो बड़े नेता इस देश में हैं और कार्यकर्ता जो है, जो राजनीतिक लोग हैं, वे अगर देशव्यापी कैंपेन करें, ये देश इतना ऑर्गनाइज़्ड अभी नहीं है और बहुत सारे हलकों में लोगों के पास ज्ञान नहीं है, सूचना नहीं है, आपके देश का जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, वो सच्चाई नहीं बताता, इतना झूठ रोज़ उगला जा रहा है, टनों टनों झूठ रोज उगला जा रहा है अखबारों के जरिए, न जाने कितने मैट्रिक टन, और वो वही अखबार हिंदी क्षेत्र में पढ़े जाते हैं जो झूठ उगलते हैं, वही टेलीविज़न सुने जाते हैं जो झूठ उगलते हैं, जो सोशल मीडिया पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी अपनी सीमाएं हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छा कर रहे हैं और कुछ वो भी झूठ बोल रहे हैं, कुछ दूसरे पक्ष का झूठ बोल रहे हैं जो अनर्गल है। तो ऐसे लोगों की अपील बहुत नहीं होती है, उनको मनोरंजन के रूप में लिया जाता है, क्योंकि वो भी जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं, वो भी सूचना नहीं दे रहे हैं सही-सही। तो मुझे लगता है कि इस समय लोगों के पास जाने की ज़रूरत है और फिज़िकल इंटरैक्शन, आई मीन आप आमने-सामने होकर बात करें, और ये काम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग कर सकते हैं कि वो दूर-दराज के गाँव में जाएँ, कस्बों में जाएँ, जो छूट गया था। लोग गलत सोच रहे हैं कि केवल सोशल मीडिया से सब कुछ हो जाएगा, मिडल क्लास में हो जाएगा, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, आज भी उन तक पहुँच नहीं है इंटरनेट की। अभी भी उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। अगर मोबाइल भी है तो इंटरनेट थोड़ी देर के लिए खरीद भी लेते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो नाच-गाना देखते हैं। वो तरह-तरह की चीज़ें जो देखते हैं, वो सूचना और ज्ञान की चीज़ें नहीं देखते। तो इसलिए अभी इस बात पर निर्भर करेंगी चीज़ें, जो आपका सवाल है, कि अगले 2 साल तक विपक्ष के लोग कैंपेन कैसा कर रहे हैं। वो नौजवानों के साथ तादाद में कैसा स्थापित कर रहे हैं। क्या समाज में कोई मोर्चेबंदी हो रही है हर तरह की? जैसे उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश का आपने हवाला दिया। मेरा मानना है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव, सिर्फ ये 2 बड़े नेता अगर इसी तरह जमे रहें जैसे वो लोकसभा के, राज्यसभा के इस दौर में जमे रहे, इस सत्र में, मानसून सत्र में संसद के जैसे जमे रहे, ठीक उसी तरह जमे रहे, तो डिस्पाइट ऑफ ये क्या नाम है, जितने चुनावी हथकंडे हैं इस सरकार के, एसआईआर जितने हैं, इसके बावजूद जो है बहुत मुश्किल आएगी भारतीय जनता पार्टी को अपनी सत्ता बचाने में। मैं नहीं समझता कि सत्ता बचाना आसान होगा, और इसीलिए मैं कहता हूं कि इन दोनों की एकता उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ज़रूरी है। एसआईआर के बावजूद सत्ता, जो मौजूदा सत्ता है, वो ऐसा नहीं है कि इतना आसान होगा उसको चुनाव जीतना। तो ये एक उत्तर प्रदेश जी। बहुत बड़ी और उर्मिला जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि देखिए बिहार के चाहे नतीजे रहे हों या पश्चिम बंगाल, खासकर पश्चिम बंगाल को अंडरलाइन करना चाहती हूँ। कई बार मैं पश्चिम बंगाल गई, ममता बनर्जी के हार जाने की, इतनी बुरी तरह हारने की बात तो दूर है, उनके हारने की भी कोई बात नहीं हो रही थी। तो पूरे तरीके से पता चलता है कि जैसे मैनिपुलेशन हुआ, जो धांधली करने की कोशिश हुई, तमाम तरह से सोचिए पब्लिक नैरेटिव और पब्लिक ओपिनियन को साइड में रखकर एसआईआर को जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है हमारी चुनाव प्रक्रिया के साथ धांधली करने में, अब जबकि पब्लिक ओपिनियन सड़कों पे आकर लोग चिल्ला रहे हैं कि हम आपसे सहमत नहीं हैं। अभी तक जेनजी चिल्ला रहा था, अब सोचिए कलेक्टर के ऑफिस में बच्चे घुस जा रहे हैं कि हमारे यहाँ सड़क नहीं है, हमें पानी नहीं मिल रहा है, हमारे यहाँ बिजली नहीं है, स्कूल में पंखा नहीं है, टीचर नहीं है। तो ये सारे माहौल के बीच अगर फिर से मैनेजमेंट करके, मैनिपुलेशन करके अगर उत्तर प्रदेश जीतने की कोशिश हुई, तो आपको नहीं लगता कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? नहीं, मैं थोड़ा आपसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बंगाल के बारे में मेरी अपनी अलग ओपिनियन है। मुझे लगता है कि बंगाल में ममता बनर्जी का जो पूरा थिंक टैंक था और पूरा जो उनका चुनावी ऑर्गेनाइजेशन था, चुनावी जो उनका प्रचार सिस्टम था,
स्ट्रेटजी बनाने वाले जो लोग थे वे अंदर से भाजपाई हो गए थे और अंदर से सरकारी जो तंत्र था उनके 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 इर्द गिर्द घूम रहा था। तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा धोखा उनके साथ हुआ। नंबर 2, वो स्वयं धीरे धीरे अनपॉपुलर हो रही थी। और तीसरी बात यह है कि जो भद्र लोग था वो भद्र लोग का पूरा आई मीन जो एक जो जो बुना गया है पूरा का पूरा एक वो कि भाई भद्र लोग बहुत भद्र है, बहुत कल्चर्ड लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, वो पूरा का पूरा टूट गया, वो बिखर के चूर चूर हो गया और लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, आरएसएस को वोट दिया, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर। तो भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी जीत बंगाल में है, मैं नहीं कहूँगा कि वो कन्विंसिंग जीत है या बिल्कुल हूबहू इस तरह वो जीत थी, लेकिन ममता बनर्जी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। आप देखिए ना, उनके जितने वीर बहादुर थे ये पार्लियामेंट में, चाहे वो पुरुष हों चाहे महिलाएं हों, किस तरह के लोगों को उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना रखा था, किस तरह के लोगों को उन्होंने राज्यसभा की सीटें दे रखी थी। कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं, कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं। कुछ लोगों को छोड़कर, महुआ मोइत्रा जैसे लोगों को, सागरिका घोष को छोड़कर और सौगत राय जैसे लोगों को छोड़कर सारे के सारे लोग ताश के पत्ते की तरह ढह गए और आज वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं लोग। ये फिल्म से उठाए हुए लोग थे, ये बड़े घरों से उठाए हुए लोग थे, इनके पास कार्यकर्ता आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट वाले लोग नहीं थे। तो मुझे लगता है कि जिस तरह इन्होंने लेफ्ट के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ पूरा एक माहौल बनाया था, वैसे ही इनके खिलाफ बीजेपी ने माहौल बनाया। तो आई मीन झूठ बहुत लंबे समय तक नहीं चलता। बहुत सारे इश्यूज पर ममता बनर्जी जो है, खासकर जो वंचित समाज बंगाल का है, उसके साथ नहीं खड़ी होती थी और यही कारण है कि उस वंचित समाज ने इनको छोड़ दिया और वो बीजेपी के साथ चले गए। तो एक तो ये कारण है। उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां अलग हैं। उत्तर प्रदेश में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आरएसएस है, दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी खत्म हो चुकी है, केवल समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस है। आज की तारीख में दो मजबूत पार्टियां हैं। कांग्रेस के पास सामाजिक आधार नहीं है, लेकिन एक मनोबल है, एक हौसला है, क्योंकि राहुल गांधी जैसा उनको नेता मिला है। अगर ये दोनों मिल के अच्छे ढंग से काम करें और जो अन्य जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और राजनीतिक जो बहुत सारे सामाजिक संगठन है, वो अगर एकजुट होकर काम करें तो उत्तर प्रदेश में स्थितियां बदल सकती हैं। वैसे ही पंजाब का चुनाव है, पंजाब में भी परिस्थितियां अच्छी हो सकती हैं। हालांकि वहाँ लड़ाई आम आदमी पार्टी के साथ है, कांग्रेस की, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता यही होगी कि वो तो जीतेगी नहीं, आम आदमी पार्टी की फिर से सरकार बन जाए। तो पंजाब में वो उसकी स्ट्रेटजी अलग हो सकती है। इससे अगर सतर्क और कांग्रेस सावधान रहती है तो उसको स्ट्रेटजी डिफरेंट ढंग से बनानी पड़ेगी। तो बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, आसान नहीं है आगे भी, क्योंकि बीजेपी के पास आरएसएस नाम का एक विशाल तंत्र है, विशाल संगठन है, जिसके पास अकूत संपदा है, अकूत तंत्र है, और सरकार में होने की वजह से इस समय ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, सारी एजेंसी सब उनके पास है। तो इतना ये बड़ा मुश्किल होता है इस पूरे तंत्र के खिलाफ लड़ना। लेकिन जनता में वो भरोसा उनका कम हो गया है, उनका इकबाल कम हो गया है। एक तबका है उत्तर प्रदेश बिहार में, खासकर अपर कास्ट का, जिसमें आज भी वो ताकतवर हैं। इसको कांग्रेस ही केवल तोड़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस स्वयं अपर कास्ट बेस्ड एक पार्टी रही है लंबे समय से भारत में, जो अब सबाल्टर्न की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। तो ये देखना होगा कि आगे कैसी स्ट्रेटजी कांग्रेस बनाती है। जी हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि पूरा जो माहौल ये बन रहा है उसके ऊपर एक इमारत को खड़ा करना है, यानी अभी जो एक आधारशिला नज़र आ रही है कि पब्लिक ओपिनियन बदल रहा है, जो संसद है वहाँ पे कॉर्नर्ड नज़र आ रही है बीजेपी। पहली बार शायद मैंने कहा कि 12 साल को कालखंड माना जाए, लेकिन ऑपोजिशन को बाकायदा मेहनत करनी होगी, और आप तो 2 साल तक की मेहनत करने का जिक्र कर रहे हैं, यानी 2029 का चुनाव। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश जी हमसे बातचीत करने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।